Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? Aggregate complete कर लिया था. Los Angeles test. Complete हो गया था नहीं हमारा? This was completed. मतलब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा. ठीक है, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था. सो वील कंटिन्यू फॉरवर्ड. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो वील कंटिन्यू फॉरवर्ड. Next topic. Next topic will be starting with the admixture. आगे सारे तो आज का स्टार्ट करते हैं. So we'll be starting with the next point of discussion. Admixture. हमारा एग्रीगेट कंप्लीट हो गया था. एग्रीगेट वाज कंप्लीटेड. आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी? एडमिक्सचर की. नाउ व्हाट इज एडमिक्सचर इन जनरल? अगर इन जनरल बात करें, एडमिक्सचर क्या होता है? एनीथिंग एडेड इन द कंक्रीट अदर देन बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर in order to modify the properties of the concrete will be technically termed as what? Admixture. वो पांचवी चीज मिलाओ आप किसके लिए? पांचवी चीज मिलाओ आप किसके लिए? कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए. पांचवी चीज क्यों बोल रहे हैं? पहली चार चीजें कौन सी हैं? पहली चार चीजें कौन सी हैं? बाइंडिंग मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है और पानी है. ये तो ऐड होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. तो कंक्रीट बनाना है, ये चार चीजें तो डलेंगी डलेंगी. इसके अलावा जो आपने पांचवी चीज डाल दी उसे हम क्या बोल देंगे? दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? एडमिक्सचर. क्लियर है चीज? चलो, पहला पॉइंट तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि एडमिक्सचर है क्या. तो वी कैन से anything added in concrete, anything added in concrete other than what? Other than binding material, fine aggregate, coarse aggregate and water. Why? In order to modify its properties. In order to modify its properties is termed as admixture. Is termed as admixture. उसको हम क्या बोल देते हैं? एडमिक्सचर बोल देते हैं. अब दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ये. तो नेक्स्ट पॉइंट सेज दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू. तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने इसको. तो विल से दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू. कौन सी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? पहले को हमने बोल दिया केमिकल एडमिक्सचर और दूसरे को बोल दिया मिनरल एडमिक्सचर. और जो मिनरल एडमिक्सचर है वो तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे. मिनरल एडमिक्सचर की अगर हम बात करें, इसका मतलब पोजोलोनिक मटेरियल. इफ आई टॉक अबाउट मिनरल एडमिक्सचर क्या है? इसके अंदर पोजोलोनिक मटेरियल है. तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है.
पहली कैटेगरी में हमने बोला केमिकल एडमिक्सचर, दूसरी कैटेगरी में हमने क्या बोल दिया, मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, पोज़ोलोना। और पोज़ोलोना की हमने पूरी स्टोरी कहाँ डिस्कस करी है, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट पोज़ोलोना, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट पोज़ोलोना। वो तो सीमेंट ही है, पीपीसी, तो सारी कहानी बता रखी है हमने, एंटायर स्टोरी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। क्लियर है? चलो, तो मिनरल एडमिक्सचर तो हमने कर रखे हैं, अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी वो बता दूंगा। अभी सारा फोकस किसके ऊपर है, केमिकल एडमिक्सचर के ऊपर। तो पहली कैटेगरी उठाई। तो फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी दैट विल बी डिस्कसिंग इज केमिकल एडमिक्सचर। क्यों मिलाया, ताकि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को हम क्या कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, so that we are able to modify the properties of the concrete. So chemical admixture. अब कौन कौन से केमिकल एडमिक्सचर है, एक एक करके उठाते हैं। एक सवाल तो आपको इसमें से जरूर मिलेगा, यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। द फर्स्ट ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर इज प्लास्टिसाइजर्स। द फर्स्ट ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर इज टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स को एक और नाम दिया गया है, इनको हम वाटर रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज वाटर रिड्यूसर्स। अब ध्यान से पूरी कहानी सुनना, क्या काम करते हैं ये, हाउ दे हेल्प इन मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये प्लास्टिसाइजर होते क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का और इनऑर्गेनिक मटेरियल का, तो दोनों चीजें होती हैं। क्या काम करते हैं, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ा देंगे। अगर मैंने वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखी, इसका मतलब स्ट्रेंथ सेम है, इसका मतलब सेम स्ट्रेंथ के लिए आपको ज्यादा वर्केबल कंक्रीट दे देंगे। सेकंड, अगर आपने वर्केबिलिटी सेम रखी तो ये वाटर सीमेंट रेशियो कम करवा देंगे, दे विल परमिट द रिडक्शन इन द वाटर। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम हुई, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब सेम वर्केबिलिटी के लिए स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब इसके आप दो फायदे निकाल सकते हो, अगर आपने वर्केबिलिटी सेम रखी तो ज्यादा स्ट्रेंथ निकाल के देगा बाय परमिटिंग की रिडक्शन इन दी वाटर कंटेंट। दूसरा, अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखा यानी स्ट्रेंथ सेम रखी, ये आपको वर्केबिलिटी बढ़ा के दे देगा, इट विल इंक्रीज द वर्केबिलिटी। तो दोनों में से कोई भी एडवांटेज ला सकते हो, एनी ऑफ द टू एडवांटेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। क्लियर है यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। नाउ द पॉइंट इज हाउ, ये तो मैंने इसका फंक्शन बता दिया। अच्छा, इस फंक्शन से इसका नाम भी उठा लेना, क्योंकि ये पानी की रिक्वायरमेंट कम कर रहा है, इसका नाम क्या पड़ा, वाटर रिड्यूसर। क्योंकि ये पानी की रिक्वायरमेंट कम कर रहा है, इसका नाम क्या पड़ा, वाटर रिड्यूसर। क्लियर है चीज, क्योंकि ये वर्केबिलिटी बढ़ा रहा है, इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टिसाइजर। तो दोनों चीजें नाम में डाली हुई है। नाउ द पॉइंट इज, ऐसा क्या करता है ये कि जिससे इन दोनों में से कोई ना कोई एक एडवांटेज हमें मिल पाता है, तो उसकी वर्किंग समझनी पड़ती है। तो यहां पर तो मैं इसका फंक्शन लिख दूंगा कि क्या फंक्शन है इसका। इसकी वर्किंग समझने के लिए अगले पेज पे गया, हमने क्या किया, हमने कंक्रीट के अंदर प्लास्टिसाइजर मिलाया, वी हैव एडेड द प्लास्टिसाइजर इन द कंक्रीट। अभी जो प्लास्टिसाइजर है एड्सॉर्ब हो जाते हैं हमारे सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर। दिस प्लास्टिसाइजर गेट एड्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी पीछे डिस्कस किया हुआ है मैंने, आई हैव टॉक अबाउट द एड्सॉर्प्शन आल्सो, कि क्या मतलब होता है। तो लेट सपोज ये सीमेंट है, उसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दिया। फिर हमें यह भी पता है कि सीमेंट के वॉइड्स के अंदर कुछ परसेंटेज पानी इंट्रैप होता है जो अवेलेबल नहीं होता हाइड्रेशन के लिए, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं जेल वाटर, जिसकी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 15 होती है। आपने इसके अंदर क्या मिलाया, आपने इसके अंदर प्लास्टिसाइजर को मिला दिया, यू हैव एडेड प्लास्टिसाइजर इन इट। तो प्लास्टिसाइजर गया, तो प्लास्टिसाइजर हमने इसमें मिलाया, प्लास्टिसाइजर गया, ये जाके सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया, तो इट इज एड्सॉर्ब्ड ओवर द सीमेंट पार्टिकल। तो ये एड्सॉर्प्शन दिखा दी। तो सिंस प्लास्टिसाइजर पोजेस सेम चार्ज, क्योंकि प्लास्टिसाइजर है तो सेम चीज है ना, कंपाउंड सेम है, अलग अलग सीमेंट पार्टिकल के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हुआ, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज सेम प्रेजेंट है, इट क्रिएट द रिपल्शन बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स। ये रिपल्शन जनरेट कर देता है सीमेंट पार्टिकल के बीच में, तो ये रिपल्शन दिखा दी। अब तो अब सीमेंट के पार्टिकल रिपेल करने लग जाते हैं। जैसे ही सीमेंट के पार्टिकल रिपेल किए, जो पानी पहले इंट्रैप था वॉइड के अंदर वो फ्री हो जाता है। The water which was originally entrapped in the voids of the cement particles and was not available for hydration, इसमें से कुछ पानी फ्री हो जाएगा। So certain amount of the water will be liberated from this and will also participate in the hydration process। और वो भी क्या करेगा,
हाइड्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, आप जरा बताना, वाटर सीमेंट की जो जेल है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर ये पानी लिबरेट हुआ, वाटर सीमेंट की जो जेल है बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सो दिस वाटर इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द हाइड्रेशन प्रोसेस, ये भी पार्टिसिपेट करता है हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर। तो इस पानी ने भी सीमेंट के साथ रिएक्ट किया, वाटर सीमेंट की जेल ज्यादा मिलेगी, वाटर सीमेंट की जेल ज्यादा मिली, ज्यादा लुब्रिकेशन करेगी, ज्यादा लुब्रिकेशन करेगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है कि कैसे ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हमने वाटर सीमेंट रेशियो तो क्या बना के रखी, कांस्टेंट बना के रखी। तो ये वर्केबिलिटी कैसे बढ़ी, लुब्रिकेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा लुब्रिकेशन के लिए ज्यादा पानी कहां से आया, उसने इंट्रैप्ड वाटर को फ्री करा दिया, इट इज लेट द इंट्रैप्ड वाटर फ्री, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर भी था। अब इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर भी था, तो इसको हमने कैसे इंश्योर किया, हमने वाटर सीमेंट रेशियो घटा दिया। जैसे मैंने वाटर सीमेंट रेशियो घटाया, एज आई हैव रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो, मेरे को स्ट्रेंथ वही मिल गई। पर डिस्कशन क्या किया था, ये आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा फॉर सेम वर्केबिलिटी। अब सवाल ये कि वर्केबिलिटी सेम कैसे, जब आपने वाटर सीमेंट रेशियो घटाया तो फिर तो वाटर सीमेंट की पेस्ट भी तो कम हो गई। अगर वाटर सीमेंट की पेस्ट कम हुई है तो वर्केबिलिटी सेम कैसे आ रही है, सेम कहानी। कैसे सेम कहानी, जब प्लास्टिसाइजर मिलाया, एड्सॉर्ब हुआ जाके सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर, रिपल्शन क्रिएट करी, कुछ एड्सॉर्ब्ड वाटर भी फ्री हुआ, इसने भी हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से वाटर सीमेंट पेस्ट बढ़ी, वाटर सीमेंट पेस्ट बढ़ी, उसने भी लुब्रिकेशन कराया, तब जाके आपको वर्केबिलिटी सेम मिल रही है। इसका मतलब दो फायदे निकाल के दे दिए। अगर आपको ज्यादा वर्केबल कंक्रीट चाहिए तब भी इसको यूज करो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट चाहिए तब भी आप इसको यूज करो। क्लियर है चीज? अब ये मैकेनिज्म आपको बताई है, मानी हुई है, इसका एग्जैक्ट एक्शन किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब रिसर्च की बात है। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि प्लास्टिसाइजर से वर्केबिलिटी या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सबसे प्रोमिनेंट एक्सप्लेनेशन यही है। हाउएवर देयर आर अदर थ्योरीज आल्सो, और भी थ्योरीज है जो इसको एक्सप्लेन कर देती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्लास्टिसाइजर। दिस इज द प्लास्टिसाइजर व्हिच इज इन द एक्शन। टू फिल पोर्स जेल इज इंपॉर्टेंट, अरे पानी है वो, टू फिल पोर जेल इज इंपॉर्टेंट। आपने जो बोला पहली बात तो समझ में नहीं आया कि टू फोर को बनने के लिए जेल चाहिए, तो कौन सी जेल थी यहाँ पे, यहाँ पर तो कोई जेल थी नहीं, वो तो पानी था, पानी का नाम रखा हुआ था जेल वाटर, बस वो एक वर्ड पकड़ लिया सर, पोर को फिल करने के लिए जेल चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाले लेक्चर देखो, सारी चीज बता रखी है भैया। सीमेंट में बताया था एडसॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाले लेक्चर देखो, हर चीज का सोल्यूशन बताया हुआ है आपको। तो एडसॉर्ब्ड वाटर नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर देखो सीमेंट वाला पीछे, जिसमें सीमेंट वाटर बताया है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या डिस्कस किया, सो विल से इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड inorganic substances, it is a mixture of organic and inorganic substances, organic and inorganic substances, which permits the reduction in, which permits the reduction in water cement ratio, which permits the reduction in water cement ratio, which permits the reduction in water cement ratio, permits the reduction in water cement ratio at same workability, at same workability, or offers higher workability, offers higher workability at same water cement ratio, at same water cement ratio। तो फिर फायदा क्या हुआ, हेंस क्या देता है ये, gives either strong concrete or workable concrete,
वर्केबल कंक्रीट। तो क्या करेगा, या तो आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट देगा या आपको वर्केबल कंक्रीट देगा, दोनों में से कोई एक चीज निकल के आ जाएगी। एनी वन ऑफ द टू विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। मैकेनिज्म नीचे बनी हुई है। इसकी डोज की बात करते हैं, या कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है। डोज ऑफ प्लास्टिसाइजर, dose of plasticizer varies. Dose of plasticizer varies dose of plasticizer varies in the range of 0.1 to 0.4% by weight of cement. By weight of cement, at which it permits reduction in water content. Page khatam. At which it permits the reduction in water content by 5 to 15%. By 5 to 15%, or increases the slump by 30 to 150 mm. अब वाटर कंटेंट में रिडक्शन परमिट करता है, ये बात तो समझ में आती है, दिस कैन बी अंडरस्टूड। पर साथ में ये स्लम्प की वैल्यू बढ़ा देता है। अब ये स्लम्प क्या है? स्लम्प इज अ पैरामीटर विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। स्लम्प वो पैरामीटर है जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिनोट करता है। अब स्लम्प कैसे निकालते हैं, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट अभी आगे करेंगे, दैट विल डिस्कस। कंक्रीट आएगा पूरा वहां पे, पर अभी आपको एक जानकारी दे दी कि वर्केबिलिटी को मेजर करने का पैरामीटर क्या है हमारे पास, स्लम्प वैल्यू है। तो अगर स्लम्प बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? वर्केबिलिटी बढ़ रही है। इट मींस द वर्केबिलिटी इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, कौन कौन से केमिकल है, व्हाट द डिफरेंट केमिकल्स विच आर अवेलेबल। यानी कहने का मतलब है कौन कौन से प्लास्टिसाइजर आप यूज कर सकते हो। खूब सारे नाम पूछता है इसके। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सर अगर प्लास्टिसाइजर से सीमेंट और रिपेल होगा तो ओवरऑल सीमेंट प्रॉपर्टी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। सर अगर आप कृपया करके शांत रहेंगे तो बाकी सारे लोग भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे। देखो, ये अगर तो मैं बोलता ही हूँ कि अगर कृपया करके मेरा टॉपिक खत्म होने तक शांत बैठे रहो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर वो अगर तो कभी आता ही नहीं है। ऐसा ही तो होता है, हम सोचते हैं ना, इफ, अगर का मतलब ये होता है अगर ऐसा हो जाए। तो देखो, अगर कभी होता ही नहीं है ऐसा। अगर तो कभी होगा ही नहीं ऐसा। हर क्लास में ये बात बोलता हूँ, तो हुआ आज तक, तो फिर। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर। कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर इंक्लूड्स, कौन कौन से हमारे पास प्लास्टिसाइजर अवेलेबल है। नाम ध्यान रखने आपको, नंबरिंग कैसे डाली थी पीछे। ए हो गया, 1 हो गया, ए हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 2 3 डाल देते हैं। पहला लिग्नोसल्फेट, दूसरा पॉलीग्लाइकोल ईस्टर, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। So all these are the examples of plasticizer. ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल है। अब सवाल ये कि यूज कहां करोगे। दो जगह है जहां पे यूज करेंगे। एक, जहां पे आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो बोल देगा 15 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, बताओ एडमिक्सचर कौन सा यूज करो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, प्लास्टिसाइजर। दूसरा, जहां पे वर्केबिलिटी आपको ज्यादा चाहिए, जैसे एग्जांपल ट्रेमी कंक्रीटिंग। अब ट्रेमी क्या होती है? वो पाइप होती है जिसमें से कंक्रीट फ्लो करता है। तो हम इसकी एप्लीकेशन लिख देते हैं। सो विल से दिस प्लास्टिसाइजर
दिस प्लास्टिसाइजर फाइंड इट्स एप्लीकेशन वेयर, कहाँ यूज करेंगे इसे? दिस प्लास्टिसाइजर find its application where strength is required, जैसे एग्जांपल तो हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, सो हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है जैसे मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर और हाई वर्केबिलिटी इज रिक्वायर्ड, जैसे एग्जांपल ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग, ट्रेमी बता दिया पाइप होती है, ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग। तो या तो यूज कर लेंगे इसको मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर, या हम यूज कर लेंगे ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग के अंदर, दोनों में कहीं भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसका एक्शन क्या है जरा देखना। व्हाट द एक्शन ऑफ द प्लास्टिसाइजर, दो एक्शन पूछता है वो। पहला तो डिस्पर्जन करा दिया इसने, जो मैंने आपको रिपल्शन बनाई उसको टेक्निकली क्या बोल देगा, डिस्पर्जन। तो पहला तो डिस्पर्जन है। दूसरा रिटार्डिंग इफेक्ट। तो प्लास्टिसाइजर का ड्रॉबैक भी यही है कि ये रिटार्डर की तरह काम करता है। अब कैसे रिटार्डर की तरह काम करता है वो भी समझ सकते हैं, इनफैक्ट समझ क्या सकते हैं, बता ही रखा है। मैंने आपको जानकारी दी थी किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। आई डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट मिलाया था आपने, कैल्शियम सल्फेट लेयर बना लेता है जिससे हाइड्रेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम वही कहानी है। अब क्योंकि इसने लेयर बना दी सीमेंट पार्टिकल के चारों तरफ, तो पानी की इंटरेक्शन क्या करा देगा, कम करा देगा। पानी की इंटरेक्शन कम हुई, इसका मतलब हाइड्रेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइड्रेशन की रेट कम हो जाएगी, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करता है, इसका मतलब ये रिटार्डर की तरह भी काम करता है, इट एक्ट एज अ रिटार्डर। तो दोनों एक्शन मिलते हैं इसके अंदर, इसमें डिस्पर्जन रिएजेंट भी आ जाती है और रिटार्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है। तो इसके एक्शन बता देते हैं, तो जो पीछे डिस्कस किया लिख दो। सो विल से एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर, इंक्लूड्स, दो एक्शन है इसके। एक डिस्पर्जन, तो ये जो पीछे कहानी बताई थी कि जाके एड्सॉर्ब होगा पार्टिकल के चारों तरफ, रिपल्शन क्रिएट करेगा, सीमेंट पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, पानी बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन। दूसरा रिटार्डिंग इफेक्ट, सेकंड इज रिटार्डिंग इफेक्ट। So retarding effect. So this completes the entire story of, ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करती है हमारे प्लास्टिसाइजर की। पहली कैटेगरी है एडमिक्सचर की, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द एडमिक्सचर। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं इसमें से। पीछे नोट कर लिया। अब उस क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए, किस क्वेश्चन के बारे में बताऊं। क्या क्वेश्चन था भाई इसका, अगर प्लास्टिसाइजर से सीमेंट पार्टिकल रिपेल होंगे तो ओवरऑल सीमेंट, तो भी क्या बताया लास्ट में ये, अभी लास्ट में क्या बताया ये, अभी यही तो डिस्कस किया है, किसकी तरह काम करता है, रिटार्डर की तरह काम करता है। हाइड्रेशन की रेट स्लो करा देता है, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ा देगा पर हाइड्रेशन की रेट घटा देगा आपकी।
अभी लास्ट पॉइंट ये तो डिस्कस किया। चले, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी बेटा कोई एक ही बढ़ेगी। देखो ये भी मैंने पीछे क्लियर किया, दोनों में से एक प्रॉपर्टी मिलेगी, और लिखा भी है मैंने, जो बताता हूँ लिख भी देता हूँ सारी चीजें। ये देखो, हेंस गिव्स आइदर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट और वर्केबल कंक्रीट। इसको हिंदी में अगर अनुवाद करूं, इसका मतलब ये होता है, या तो ये आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट दे देगा, या ये आपको वर्केबल कंक्रीट दे देगा। तो यही लिखा है मेरे ख्याल से हिंदी में भी। तो अभी यही चीज ऊपर मेंशन करी है, और पीछे वो एक्सप्लेन भी किया कि भैया कांस्टेंट रखोगे वाटर सीमेंट रेशियो तो वर्केबिलिटी ज्यादा, वर्केबिलिटी कांस्टेंट रखोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इसको केल्ड एरिया में यूज करते हैं नहीं, जहां पर स्ट्रेंथ चाहिए कहाँ यूज करते हैं, देखो ये भी मेंशनड है। अब मेरे हिसाब से मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, तो कहाँ यूज करते हैं, जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए या जहां जहां वर्केबिलिटी चाहिए, वहां पर यूज करते हैं इसको। चले, चलो, तो ये हमारा हुआ पहला केमिकल एडमिक्सचर। नंबर कैसे डाला था इसका, 1 2। Second of the admixture of the same category is superplasticizer. Can be analyzed from the name itself. अंडरलाइन किया होगा, यहाँ पर भी कर दो। ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, क्या मतलब है इसका, इनका फंक्शन सेम वही है जो प्लास्टिसाइजर का है, बस इनकी इफेक्टिवनेस क्या है। Their function is same as that of plasticizer. The only difference is their effectiveness is comparatively more। तो नाम क्या पड़ गया इसका, सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Super plasticizer. So we can say these are same as that of what? These are same as that of plasticizer. As that of plasticizer. ये सेम है प्लास्टिसाइजर की तरह ही है, किसके रिस्पेक्ट में सेम है, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शन, यानी जो एक्शन प्लास्टिसाइजर करता है वो ये करेगा, यानी ये भी क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शन ये भी या तो स्ट्रेंथ बढ़ा के दे देगा या वर्केबिलिटी बढ़ा के दे देगा, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शन, but are chemically different, but are chemically different, but are chemically different. Hence, hence, for same dose, hence, for same dose, they offer, hence, for same dose, they offer, hence, for same dose, they offer reduction in the water content, reduction in the water content up to 30%। सेम डोज के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कितनी घटा देते हैं, 30% तक घटा देते हैं।
इनकी एप्लीकेशन क्या मिलेगी? वही मिलेगी. Their application is same as that of plasticizer. Their application is same as that of plasticizer. यानी कहां पर यूज करोगे? या तो जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए या जहां पर ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए. नेक्स्ट, कॉमनली यूज सुपर प्लास्टिसाइजर. कौन कौन से केमिकल इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं? कॉमनली यूज सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्लूड्स, इसको भी नाम से समझ जाओगे. पहला है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट. पीछे लिग्नोसल्फेट क्या थी? पीछे लिग्नोसल्फेट क्या थी? प्लास्टिसाइजर थी. इसको मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से कि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए. नाम क्या रख दिया इसको? सुपर प्लास्टिसाइजर. नेक्स्ट, सल्फोनेटेड मेलानी फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड. अब पूरा नाम नहीं लिख के देता, एसएमएफ लिख के दे देगा. या सल्फोनेटेड नेप्थालीन फॉर्मेल्डिहाइड. नेप्थालीन फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम एसएनएफ बोल देते हैं, टर्म्ड एज एसएनएफ. तो सल्फोनेटेड मेलानी फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नेप्थालीन फॉर्मेल्डिहाइड, तो सेम कैटेगरी का एडमिक्सचर है. ये फॉल इन सेम कैटेगरी, बस इफेक्टिवनेस ज्यादा है इनकी. एसएमएफ, एसएनएफ. नोट कर लिया सबने? नोटेड. सेकंड, थर्ड. नेक्स्ट इज रिटार्डर. इसको तो डिस्कस भी किया हुआ है हमने. लास्ट में क्या लिखा है? एसएनएफ, ये नेप्थालीन. नेक्स्ट इज रिटार्डर. नाम में लिखा हुआ है. ये क्या करेगा? अभी पीछे बताया भी था. हमारे जो प्लास्टिसाइजर है किसकी तरह काम करता है? रिटार्डर की तरह भी काम करता है. और प्लास्टिसाइजर ऑल्सो एक्ट एज अ रिटार्डर. तो ये वो केमिकल हैं जो हाइड्रेशन की रेट को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं. अगर हाइड्रेशन की रेट घटा दी, इसका मतलब हाइड्रेशन से लिंक्ड जितने भी प्रोसेसेस हैं वो डिले हो जाएंगे. जैसे रेट ऑफ सेटिंग, जैसे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, वो सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? डिले हो जाएंगी. ऑल दोस प्रोसेस विल बी डिलेड. तो ये वो केमिकल है जो हाइड्रेशन की प्रोसेस को डिले करा देता है. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब आपका कंक्रीट ज्यादा टाइम तक वर्केबल रहेगा. वर्केबिलिटी नहीं बढ़ा रहा, वर्केबिलिटी उतनी की उतनी है, पर उतनी ही वर्केबिलिटी ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखा. तो फायदा क्या मिला? आप लंबे टाइम तक कंक्रीट के साथ काम कर सकते हो. कहाँ यूज करोगे? जहां पर कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है. बनाया एक जगह पे, अप्लाई करना है दूसरी जगह पे. तो मुझे वर्केबिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे वर्केबिलिटी लंबे टाइम तक चाहिए. आई विल बी यूजिंग व्हाट? रिटार्डर. अब क्योंकि ये हाइड्रेशन की रेट को स्लो कर देता है, वो केस जहां पर हाइड्रेशन की रेट नेचुरली बढ़ जाए, जैसे एग्जांपल टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन की रेट अपने आप बढ़ेगी, आप काम नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंक्रीट. जैसे एग्जांपल देता हूं, कास्टिंग ऑफ ऑयल वेल. ऑयल वेल क्या होता है? वो कुआं जिससे ऑयल निकाला जाता है. यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 200 डिग्री तक चला जाता है. द टेम्परेचर इन द ऑयल वेल में रीच अप टू 200 डिग्री सेल्सियस. आपको ये कुआं बनाना है, कंक्रीट यूज करोगे, कंक्रीटिंग करोगे. जब कंक्रीट को नीचे लेके जा रहे हो, रास्ते में सेट हो जाएगा ट्रेमी के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गई, यूज ही नहीं कर पा रहे, बना ही नहीं पाएंगे कंस्ट्रक्शन को हमारी. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया हमने? हाइड्रेशन की रेट को घटाया. कैसे घटाया? रिटार्डर डाल दिया.
तो वहां पर जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, देयर वी टेक द हेल्प ऑफ द रिटार्डर। एक तो पता ही है हमें कैल्शियम सल्फेट, ये रिटार्डर की तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ रिटार्डर। और भी केमिकल है, देयर आर सेवरल अदर केमिकल्स व्हिच आर अवेलेबल। सो वी कैन से these are the admixtures, these are the admixtures, these are the admixtures which slows down the, which slows down the chemical process of, slows down the chemical process of hydration, so that concrete can remain, so that concrete can remain workable, remain workable, so that concrete can remain workable, workable for more duration. Concrete can remain workable for more duration. Next, इनको और कहाँ यूज कर सकते हैं? They can also be used to overcome what? They can also be used to overcome what? Accelerating effect of the temperature. Accelerating effect of the temperature. They can also be used to overcome the accelerating effect of temperature. टेम्परेचर क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है हाइड्रेशन की रेट को, ये घटा देंगे। एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ओवर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन। नेक्स्ट, इनकी नॉर्मल डोज क्या है? देयर नॉर्मल डोज, their normal dose varies between, their normal dose varies between 0.05, so 0.05 to 0.2% by weight of cement. अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी, एडमिक्सचर की जो डोज है किसके रिस्पेक्ट में चल रही है? सीमेंट के रिस्पेक्ट में चल रही है। इस बात को समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, इनफैक्ट पता ही होगा कंक्रीट की डेंसिटी बताना जरा कितनी होती है? कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? 25। चलो कंक्रीट की डेंसिटी 25 है तो 1440। अरे भाई सीमेंट है वो, कंक्रीट पूछ रहा हूं मैं। तो 24-25 लेके चलते हो आदित्य, आया 7850। और फिर सवाल ऐसे ऐसे पूछेंगे, कंक्रीट की डेंसिटी स्टील के बराबर बना दी। सो 2400 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब कंक्रीट का वेट कितना मिलेगा आपको? 2400 से लेके 2500 किलो के बीच में मिलेगा। तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट का वेट है 2400 से लेके 2500 किलो। इसके अंदर अगर सीमेंट निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 300 किलो आएगी। वेरी करती है, वो डिपेंड करता है हमारी डिजाइन मिक्स कैसी है, पर एक एवरेज वैल्यू बता दी 300 किलो। 2400 किलो में 300 किलो सीमेंट है। लो 0.1% भी निकाला अगर इसका मैंने, इसका 0.1% कितना हुआ? तो 0.1 डिवाइड बाय 300 kg कन्वर्ट कर दिया ग्राम के अंदर, कितना निकल के आया? 300 ग्राम। तो 2400 किलो के अंदर सिर्फ कितना डला? 300 ग्राम डला है, और इतने में ही अपना काम कर जाएगा ये। तो कहने का मतलब है क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है इन प्लास्टिसाइजर्स या सुपर प्लास्टिसाइजर या एडमिक्सचर्स की, पर इतनी कम क्वांटिटी भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इससे कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% बढ़ जाती है हमारे कंक्रीट की। तो एक जानकारी दे दी, जब नॉर्मल डोज वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.05 to 0.2% by weight of cement, at which they can delay the hydration process, at which they can delay the hydration process, at which they can delay the hydration process up to 72 hours. Delay the hydration process up to 72 hours. 3 दिन तक कंक्रीट आपका क्या रहेगा? वर्केबल रहेगा। Up to 3 days it will remain workable. क्लियर है? कहां पर यूज करोगे?
कहां पर यूज करेंगे? दे फाइंड देयर एप्लीकेशन, दे फाइंड देयर एप्लीकेशन where transportation period is more. Where transportation period is more. Transportation period पीछे इज लिख दिया था, is more, and forecasting of oil wells, and forecasting of oil wells. ब्रैकेट में डाल दिया। फिर टेम्परेचर में राइज अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, में राइज अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ये इसकी एप्लीकेशन बता दी। बैक कर दिया। नोटेड। नेक्स्ट, नैनो ट्यूब से एडमिक्सचर होता है। हाँ, नैनो ट्यूब भी एडमिक्सचर होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर आल्सो एडमिक्सचर। सीमेंट कॉम्पोजिट में यूज करते हैं उसको श्रिंकेज घटाने के लिए, श्रिंकेज घटाने के लिए, करोजन घटाने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए। नोट कर लिया। अब कौन कौन से केमिकल रिटार्डर की तरह काम करते हैं? सो कॉमनली यूज्ड रिटार्डर, एक तो पता ही है हमें, कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इंक्लूड्स, कौन कौन से रिटार्डर है हमारे पास? 1 2 3 4 लिख रहे थे ना। फर्स्ट, कैल्शियम सल्फेट, यूज कर रखा है जिप्सम के फॉर्म में। देन टार्ट्रिक एसिड, नेक्स्ट स्टार्च, नेक्स्ट सेलुलोज, नेक्स्ट शुगर। तो कुछ एग्जांपल है हमारे रिटार्डर के। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिटार्डर। प्लास्टिसाइजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डर बोल सकते हैं। वी कैन टर्म प्लास्टिसाइजर आल्सो एज रिटार्डर। उनका रिटार्डिंग इफेक्ट था, दे वर हैविंग रिटार्डिंग इफेक्ट। सेकंड है टार्ट्रिक एसिड, नोटेड।
एडमिक्सचर का डोज ज्यादा हो गया तो उल्टा इफेक्ट देने लग जाएगा। एडमिक्सचर का किसी भी चीज का डोज ज्यादा दे दो तो क्या होगा भाई? अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। भाई शक्कर ज्यादा खा लो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, नमक ज्यादा खा लो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, खाना ज्यादा खा लो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, पानी ज्यादा पी लो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, सीमेंट ज्यादा डाल दो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, पानी ज्यादा डाल दोगे तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। अब ये कोई सवाल पूछने वाला होता है? तो कोई सी भी चीज ज्यादा कर लो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। 5 घंटे पढ़ते हो रोज, 10 घंटे पढ़ने बैठ जाओ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ भी चीज ज्यादा आ जाए हानिकारक होती है। तो ज्यादा डाल दिया हानिकारक, ज्यादा दिमाग चला लिया हानिकारक, ज्यादा बोलना हानिकारक, ज्यादा टाइप करना हानिकारक। तो बस ज्यादा डाल दिया क्या होगा? हानिकारक है। तो हर चीज हानिकारक है अगर एक्सेस क्वांटिटी में डाल दी। इस सुपर प्लास्टिसाइजर ऑब्वियसली, तभी तो पीछे वैल्यू बताई थी, तभी तो कंपेयर करके जो डोज बता रखी 30% तक पानी रिड्यूस कर देता, लिखा तो है सेम डोज के लिए। एग्जैक्टली सेम डोज। नोट किया तुमने? इसकी स्ट्रेंथ बता दीजिए। किसी की स्ट्रेंथ नहीं है। किसकी स्ट्रेंथ बताई मैंने आपको? 3 एडमिक्सचर बताए, तीनों में से किसी की स्ट्रेंथ नहीं बताई। मतलब 47 मिनट हो गए क्लास चालू हुए, मैंने किसी की स्ट्रेंथ नहीं बताई है। ये है रिटार्डर 4। 4 है हमारा एक्सेलरेटर। नेक्स्ट ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर इज एक्सेलरेटर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिटार्डर। तो रिटार्डर क्या कर रहा था? हाइड्रेशन की रेट को स्लो डाउन कर रहा था। ये क्या करेगा? हाइड्रेशन की रेट को एक्सेलरेट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। यू विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जहां पर भी आपको हायर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, wherever you require higher अर्ली स्ट्रेंथ, आई विल बी यूजिंग व्हाट? एक्सेलरेटर। वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सेलरेटर को यूज करेंगे। तो जस्ट अपोजिट है। तो वो केमिकल हाइड्रेशन की रेट को घटाता है, ये केमिकल हाइड्रेशन की रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसलिए इनका नाम ही क्या रखा हुआ है? केमिकल एडमिक्सचर रखा हुआ है। सो विल से दीज आर द टाइप ऑफ admixtures that increases the rate of hydration, that increases the rate of hydration। कहाँ काम आएंगे? जहां पर आपने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज किया। they find their application in they find their application in कहाँ का यूज किया था हमने? कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। नेक्स्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन। पेमेंट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स जिनकी फैब्रिकेशन पहले से कर रखी है, स्लीपर, पोल, पाइल, गर्डर, वहां पर यूज होते हैं ये। नेक्स्ट वेयर फॉर्मवर्क इज टू बी रीयूज्ड। is to be reused, where formwork is to be reused। यहाँ पे आपको फॉर्मवर्क बार बार यूज करना है। अच्छा, इनकी डोज कितनी होती है? their dose varies in the range of
0.1 to 0.2%. 0.1 to 0.2% by weight of cement. By weight of cement. So सेटिंग टाइम रिड्यूस करेगा सीमेंट का. सीमेंट में तो डाला ही नहीं. ये देखो पहली चीज क्या लिखी है. देखो पहली चीज, इसलिए बोलते चुपचाप बैठ के बस सुना जाता है. एनीथिंग एडेड इन कॉन्क्रीट अदर देन दीज 4 इंग्रेडिएंट्स इज टर्म्ड एज एडमिक्सचर. तो भैया किसके सेटिंग टाइम की बात कर रहे थे तुम? So the dose varies in the range of 0.1 to 0.2% by the weight of cement. ये इनकी डोज आ गई. अच्छा केमिकल कौन कौन से? कॉमनली यूज्ड accelerator include soda ash, next calcium chloride, ये तो पहले ही बता रखा है CaCl2 आपको. नेक्स्ट फ्लोरोसिलिकेट्स, नेक्स्ट ट्राइथेनोलामीन, नेक्स्ट सिलिकेट्स. तो ये सारे के सारे एक्सेलरेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं. कुछ प्लास्टिसाइजर एक्सेलरेटिंग प्लास्टिसाइजर भी होते हैं. देयर आर सर्टेन प्लास्टिसाइजर व्हिच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेलरेटिंग प्लास्टिसाइजर. वो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट भी इंड्यूस कर देते हैं. वो नोट मेंशन करके डाल देता हूं. There are certain category of chemicals which act as both plasticizers and retarders. ये पहला, plasticizer and accelerators, and accelerator दोनों तरीके से काम करते हैं. They work as both. क्लियर है? अब एक और बचता है, वो भी हो भी नहीं पाएगा कंप्लीट, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं. कैटलिस्ट है या कोई कैटलिस्ट है? ऑल दीज आर केमिकल्स. पीछे प्लास्टिसाइजर में भी बताया, वो मैकेनिज्म बस जनरली एक्सेप्टेबल है. उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं. अपार्ट फ्रॉम देयर आर सेवरल अदर थ्योरीज जो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है. एग्जैक्ट चीज किसी को नहीं पता कुछ भी कि ऐसा क्यों होता है. इसीलिए कोई कोड नहीं है इनके ऊपर, एडमिक्सचर्स के ऊपर. देयर इज नो कोड ऑन दीज एडमिक्सचर्स. ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चलती हैं. जितनी भी एडमिक्सचर मिलाते हैं वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चलाते हैं. एक स्लाइड पीछे, एक स्लाइड पीछे. अब वो सारी बातें आपके एग्जाम के रेलेवेंट है नहीं तो उसमें जाते ही नहीं हम. भाई हमारा एम क्या है? पेपर क्लियर करना है. पेपर में ये पूछेगा आपसे, बस इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा. एक्सेलरेटर कैसे अफेक्ट करते हैं जेल, वाटर और अदर? एक्सेलरेटर केमिकल है, हाइड्रेशन की रेट बढ़ा देता है. हाइड्रेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है, तो इट केमिकली इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन. Where formwork is to be reused,
अभी एग्जांपल दिया 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है आपको, फॉर्मवर्क हटाओगे एक स्लैब का दूसरी स्लैब में लगाओगे, दूसरी का हटा के तीसरी में हटाओगे, तीसरी का हटा के चौथी में हटाओ लगाओगे। जनरली कोड बोलता है 14 दिन तक नहीं हटा सकते आप, तो 14 दिन तक नहीं हटा सकता। 15 मेरी स्लैब है, देख लो कितने दिन निकल गए इसके अंदर। 150 दिन तो ये हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 दिन वो निकल के आ जाएंगे। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ से कितने दिन निकल के आ रहे हैं ये, 15 × 15 ले लो, 225 दिन। मैंने 15 × 15 ले लिया राउंड ऑफ करके, 225 दिन तो मेरे इसमें ही निकल गए। तो काम कैसे कंप्लीट करूंगा, मेरे को जल्दी काम कंप्लीट करना है, मेरे को इस ड्यूरेशन को घटाना है, तो इस ड्यूरेशन को घटाओ, 15 दिन की जगह 7 दिन में हटाना है। तो वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी रीयूज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। सेम फॉर्म वर्क बार 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 लगाया जाता है, तो हटाओगे तभी दोबारा लगाओगे ना, हटाने के लिए स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी जल्दी। तो अब 7 दिन में स्ट्रेंथ डेवलप करा दी हमने, किसको यूज किया, एक्सेलरेटर को। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ानी होती है वहां पे यूज करते हैं एक्सेलरेटर। प्लास्टिसाइजर एंड एक्सेलरेटर एक साथ कैसे, एक ही केमिकल दो इफेक्ट दे देता है। जैसे पीछे एक ही केमिकल एक्सेलरेटर प्लास्टिसाइजर और रिटार्डर का काम कर रहा था, एक ही केमिकल प्लास्टिसाइजर और एक्सेलरेटर का भी काम कर लेता है। एक्सेलरेटर भी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करता है, तो एक्सेलरेटर के लिए तो बताया है हाइड्रेशन की रेट इंक्रीज करता है, ये तो लिखा है ये रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा देता है। तो इससे स्ट्रेंथ जल्दी निकल के आ जाएगी। चलिए बाकी कल करते हैं। फर्स्ट स्लाइड दो भाई, फर्स्ट स्लाइड।